Namaste दोस्तों, welcome to part 5 of the story Rebirth of Mysterious Princess. So let's start our story. आशीर्वाद समारोह खराब हो गया और लेक्चर भी बेतुका था। जब सब लोग इस बदकिस्मती से परेशान थे, तभी एक युवा भिक्षु दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया और उसने बताया, आचार्य शांतनु, सम्मानित आचार्य शांतनु यहाँ आए हैं। आज का बुद्ध धर्म उपदेश भवन की गिरफ्तारी की वजह से बाधित हुआ और हमें इसके लिए बहुत अफसोस है। इसलिए मैंने सम्मानित आचार्य शांतनु को आमंत्रित किया, जो खुशकिस्मती से आसपास के इलाके में यात्रा कर रहे थे। आचार्य शांतनु का धर्म बहुत गहरा है। मेरा मानना है कि उनके शब्द सोचने पर मजबूर करने वाले हो सकते हैं। रुद्राक्ष कपूर धीरे धीरे आगे बोला, जहां तक उन तीनों भवन, अरेन और विलियू की बात है, उन्हें समारोह में बाधा डालने, बुद्ध का अनादर करने और तीसरी मिस अनन्या पर झूठा आरोप लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। क्योंकि यह घटना शांतिवन मंदिर में हुई है, अरेन और भवन मंदिर के शिष्य हैं। मैं उन्हें आर्यन पर छोड़ दूंगा। क्या किसी को कोई आपत्ति है? आचार्य शांतनु आर्यावर्त में आर्यन जितने ही प्रसिद्ध थे। हालांकि वह हमेशा बंद दरवाजों के पीछे साधना करते थे और मेहमानों से शायद ही कभी मिलते थे। जो कोई भी उन्हें आमंत्रित करने में सक्षम था, वह कोई आम इंसान नहीं था। सबने रुद्राक्ष कपूर को नए सम्मान से देखा। स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। उपदेश के बाद अनन्या शर्मा वापस जाने की यात्रा के लिए सामान पैक करने के लिए बगल के कमरे में जाने वाली थी। एक युवा भिक्षु एक पत्र लेकर उसके पास दौड़ा और उसे प्रणाम किया। तीसरी मिस अनन्या, यह पत्र मास्टर आर्यन की तरफ से मैडम कमला देवी के लिए है। फिर उसने दूर खड़ी विलियू की ओर इशारा किया। मास्टर चाहते हैं कि वह लड़की मंदिर में रहे और सजा स्वीकार करे। उनका मानना है कि मैडम कमला देवी को सूचित किया जाना चाहिए। अगर तीसरी मिस अनन्या इसे सौंप दे तो हम आभारी होंगे। मास्टर आर्यन दयालु हैं, मुझे उनसे सीखना चाहिए, अनन्या शर्मा ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। युवा भिक्षु सिर खुजलाता हुआ चला गया। यह समझ नहीं पा रहा था कि सजा दयालु कैसे हो सकती है। अनन्या शर्मा ने धीरे से आह भरी। अगर विलियू एक नौकरानी के तौर पर शर्मा हवेली लौटती, जिसकी सारी चालें बेनकाब हो चुकी थीं, तो कमला देवी उसे कभी नहीं छोड़ती। जीने से बेहतर मौत होती। उसे शांतिवन मंदिर में छोड़ना उसकी जान बचाना था। मास्टर आर्यन सच में समझदार थे। जैसे ही अनन्या शर्मा जाने वाली थी, उनके पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। तीसरी मिस अनन्या, प्लीज रुकिए, विलियू को कुछ कहना है। वह धीरे से मुड़ी और देखा कि विलियू दो भिक्षुओं से छूटकर उसकी तरफ दौड़ रही है। सहज रूप से पीछे हटते हुए मनेर और रानी ने रास्ता रोक लिया। हमारी मिस को तुमसे कुछ नहीं कहना है। अब तुम कौन सी बुरी चालें चल रही हो? रानी ने गुस्से से कहा। दुख से भरी हुई विलियू अनन्या शर्मा के सामने घुटनों के बल बैठ गई। तीसरी मिस अनन्या, मुझे पता है कि मैं गलत थी। मुझ पर शैतान सवार था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे माता पिता जल्दी मर गए और मैं अपनी छोटी बहन के साथ शर्मा परिवार में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे मैडम कमला देवी की बात माननी पड़ी, वरना मेरी बहन को तकलीफ होती। धत, रानी ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। तुमने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए हमारी मिस को नुकसान पहुंचाया। कितनी मतलबी। तुम्हारी बहन कौन है? अनन्या शर्मा ने धीरे से पूछा। आंखों में आंसू लिए विलियू ने जवाब दिया, ईशानी, वही नौकरानी जिसे आपने दूसरी मिस काव्या के आंगन में भेजा था। ओह, तो तुम बहनें हो, मनेर ने बड़बड़ाया। कोई हैरानी नहीं कि छोटी वाली भी दुष्ट है। अनन्या शर्मा ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। तुम मुझे यह क्यों बता रही हो?
विल्यू के पास क्या चारा था? वह पहले ही बेनकाब हो चुकी थी। उसके तलवों पर लगी काली गंदगी और लाल फूल का पाउडर जनरल रुद्र की जांच में फिर से सामने आ गया था। अब तक जिंदा रहना ही एक चमत्कार था। मैं बस तीसरी मिस अनन्या से विनती करती हूँ कि मेरी बहन पर दया करें। ईशानी को मैडम कमला देवी ने मजबूर किया था कि वह उन्हें रिपोर्ट करे। अब उसे दूसरी मिस काव्या के पास भेज दिया गया है और उसे रोज पीटा और डांटा जाता है। उसकी जिंदगी बहुत दुख भरी है। विल्यू रोते हुए बार बार सिर झुकाकर बोली। तुम चाहती हो कि मैं शर्मा मेंशन में उसकी रक्षा करूं? अनन्या शर्मा ने ताना मारा। लिवल्यू चुप हो गई। जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे बस उम्मीद है कि तीसरी मिस अनन्या मेरी बहन को शर्मिंदा करना बंद कर देंगी। शर्मिंदा करना बंद कर दूं? अनन्या शर्मा और करीब आई। उसकी सांस ठंडी हवा में सफेद धुंध बन रही थी। क्या मेरा अपमान तुम्हारे दबाव से कम था? अगर तुमने बार बार हमला नहीं किया होता तो मैं बदला क्यों लेती? तुम खुशकिस्मत हो कि तुम शांतिवन मंदिर में जनरल रुद्र की सेना की निगरानी में रहती हो। जहां तक ईशानी की बात है, उसे अपनी किस्मत पर भरोसा करना होगा। तुम शर्मा मेंशन में पली बढ़ी हो। तुम सबसे अच्छी तरह जानती हो कि अंदर का आंगन कितना क्रूर हो सकता है। वह जाने के लिए मुड़ी। अचानक लिवल्यू चिल्लाई, शास्त्रों में कुछ था। तीसरी मिस अनन्या, शास्त्रों में कुछ छिपा हुआ था। जैसे ही शाम हुई, आसमान में फिरोजी रंग छा गया। बिना पिघली बर्फ के नीचे कोमल हरी घास उगाई। सुनहरे सूर्यास्त में धुंध चमक रही थी, शांत और गर्म। अनन्या शर्मा परिवार की गाड़ी के पास खड़ी थी। मीरा मोहंती को विदा कर रही थी। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बाहर आना मुश्किल है। अगर मौका मिला तो मैं ग्रैंड कमांडेंट के मेंशन जाऊंगी। मीरा मोहंती ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अलग होने का मन नहीं कर रहा था। ठीक है, अनन्या शर्मा ने धीरे से जवाब दिया। तुम ग्रैंड ट्यूटर की कानूनी बेटी हो। अगर तुम मुझसे मिलने के लिए अपना स्टेटस कम करोगी तो दूसरे लोग गॉसिप करेंगे। इससे हम दोनों में से किसी को फायदा नहीं होगा। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। उनके आसपास जवान लड़कियां और लड़के अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे। कुछ लोग गेट पर रुके हुए थे। तभी एक ऊंची आवाज में एक आदमी की आवाज आई। चौथी मिस मीरा और तीसरी मिस अनन्या की दोस्ती इतनी गहरी है, मुझे इससे जलन होने लगी है। विद्युत मेहरा आगे बढ़ा, अपना फोल्डिंग पंखा खोलकर अनन्या शर्मा के सामने नाटकीय ढंग से लहराया। लड़कियों की दोस्ती से जलन क्यों? मीरा मोहंती ने ताना मारा। वह हमेशा से मेहरा परिवार के मूर्ख बेटों से नफरत करती थी, खासकर महल के रास्ते में संगीता मेहरा से बहस के बाद। संगीता मेहरा अपनी बग्घी में बैठी थी। बैंगनी पर्दे हवा में लहरा रहे थे। साफ तौर पर खराब मूड में वह खिड़की से टेक लगाकर उन्हें ठंडी नजरों से घूर रही थी। मनिर ने बताया कि दोपहर में अपने कमरे में लौटते समय संगीता मेहरा बहुत गुस्से में थी। उसने अपनी नौकरानी को 2 बार थप्पड़ मारा। उसे जरूर यह खबर मिली होगी कि काव्या का चेहरा ठीक हो गया है और वह इस बात से बहुत परेशान थी। विद्युत मेहरा संगीता मेहरा की आंखों में गुस्सा नहीं देख पाया। वह अनन्या शर्मा की ओर बढ़ा और शरारती अंदाज में बोला, मुझे तुम्हारी दोस्ती से जलन नहीं है, बल्कि चौथी मिस मीरा से है। वह तुम्हारे दिल में हमेशा रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मुझे भी यह सम्मान मिलेगा। तुम इतने रोमांटिक शब्द सबके सामने कहने में बेशर्म हो, यंग मास्टर विद्युत। अनन्या शर्मा ने विद्युत मेहरा को ठंडी नजरों से देखा, जो अभी भी खुद को आकर्षक समझ रहा था। विद्युत में ने अपना पंखा घुमाया और ऐसे मुस्कुराया जैसे जादू हो गया हो। मैं दिल की गहराई से बोल रहा हूँ। मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? अनन्या शर्मा ऐसे आदमी के साथ उलझना नहीं चाहती थी।
वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन विद्युत मेहरा ने उसे रोका और कहा, मैंने एक शानदार रेशम के टुकड़े पर हजारों सिक्के खर्च किए हैं। क्या तुम मेरे साथ इसकी तारीफ करना चाहोगी? मेरी बग्घी तैयार है। तारीफ करने से मेरी वापसी में देरी होगी। कोई बात नहीं, विद्युत मेहरा ने जोर दिया। मैंने सुना है कि प्रिंस यशवर्धन के महल को व्हाइट हॉल्स एकेडमी को फिर से सजाने का काम सौंपा गया है। यह मार्च के तीसरे दिन पूरा हो जाएगा। तीसरी मिस अनन्या, क्या मैं आपको तब वहां आने के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? अनन्या शर्मा ने विनम्रता से सिर हिलाया। मैं एक महिला हूं। मेरे लिए बाहर जाना आसान नहीं है। इसके अलावा यंग मास्टर विद्युत के साथ अकेले जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, विद्युत मेहरा ने फिर से बोलने की कोशिश की, लेकिन एक गहरी आवाज ने उसे रोक दिया। यंग मास्टर विद्युत, क्या आपको ठंड नहीं लग रही? आप सर्दियों में पंखा चला रहे हैं। यह रुद्राक्ष कपूर के अलावा और कौन हो सकता था? अनन्या शर्मा पहले से ही गाड़ी में बैठी थी। आवाज सुनकर उसने अनजाने में पर्दा उठाया। रुद्राक्ष कपूर एक चीड़ के पेड़ की तरह सीधा खड़ा था, हालांकि उसकी ठोड़ी पर काली दाढ़ी से थकान झलक रही थी। व्हाइट हॉल्स एकेडमी का रिनोवेशन, पूर्वदेश के साथ मामले और आज का आशीर्वाद समारोह, इन सब का बोझ उस 19 साल के लड़के पर बहुत ज्यादा था। गाड़ी के बगल में खड़े होकर रुद्राक्ष कपूर ने ठंडे लहजे में कहा, यह तीसरी मिस अनन्या की गाड़ी है। एक यंग मास्टर के लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है। विद्युत मेहरा को अजीब लगा। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं तो बस बुलाना चाहता था। रुद्राक्ष कपूर के होठों पर थोड़ी सी नफरत दिखी। सबसे पहले जो रेशम तुमने खरीदा था, वह प्रिंस यशवर्धन के महल के नीचे युमान एम्ब्रॉयडरी शॉप का सेकेंडरी प्रोडक्ट था। उसकी कीमत हजारों सिक्के नहीं थी। दूसरा, व्हाइट हॉल्स एकेडमी 1 मार्च को पूरी होगी, न कि 3 मार्च को। अगर तुम सच में आना चाहते हो तो गलती मत करना। तीसरा, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रुद्राक्ष कपूर ने मेहरा परिवार की गाड़ी की ओर इशारा किया। मिस संगीता मेहरा काफी देर से इंतजार कर रही हैं। अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो वह नाराज हो सकती है। बाहर विद्युत मेहरा दिखावा करता था, लेकिन घर पर वह अपने पिता से डरता था और अपनी छोटी बहन की बात सुनता था। यह बात सब जानते थे। विद्युत मेहरा को जल्दी से जाते हुए देखकर अनन्या शर्मा ने राहत की सांस ली और पर्दा नीचे कर दिया। उसने छोटी लकड़ी की मेज से हैंड वार्मर उठाया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। रुद्राक्ष कपूर की आवाज मोटी सूती पर्दे में से तीर की तरह गुजरी, जिससे अनन्या शर्मा का दिल कांप गया। वह थोड़ा और पास झुकी और विनम्रता से जवाब दिया, आप क्या कहना चाहते हैं? रुद्राक्ष कपूर की नजरें तेज हो गईं। उसकी गहरी आंखों में रोशनी चमकी, जैसे वह पर्दे के पार देखना चाहता हो, उन आंखों को देखना चाहता हो जो कभी कभी उसे प्यार से देखती थी। हालांकि अनन्या शर्मा का चेहरा परफेक्ट नहीं था, फिर भी उसे उससे नजरें हटाना मुश्किल लग रहा था। फिर भी वह उसके प्रति सावधान रही। जनरल रुद्र, मानेर ने धीरे से बुलाया। अगर और कुछ नहीं है तो हमारी मालकिन को वापस जाना होगा। ग्रैंड कमांडेंट का महल बहुत दूर है। यह अपनी मालकिन को दे दो। रुद्राक्ष कपूर ने मानेर को 3 इंच की सफेद चीनी मिट्टी की बोतल देते हुए कहा। यह भी विल्यू के पास मिली थी। मैंने इसे अर्हत हॉल में पेश नहीं किया, लेकिन उसे पता होना चाहिए। बोलने के बाद रुद्राक्ष कपूर ने अपनी आस्तीन झटकी और चला गया। अजीब आदमी, मानेर ने बड़बड़ाया जब उसने बोतल अनन्या शर्मा को दी। वह गाड़ी को इतनी ध्यान से घूर रहा था, मुझे लगा कि वह कुछ अजीब करेगा। बस करो, अनन्या शर्मा ने धीरे से कहा। ठंड है। रानी को अंदर आने दो और हमारे साथ बैठो। यह ठीक नहीं है।
मानेर हिचकिचाई। आप मालकिन हैं। अनन्या शर्मा मुस्कुराई, उसका हाथ पकड़ते हुए। विलियू चली गई। इतनी संकोच मत करो। मना न कर पाने के कारण मानेर और रानी गाड़ी में चढ़ गई। मानेर ने अनन्या शर्मा को एक रजाई ओढ़ाई जबकि रानी ने उसके पैरों की मालिश की। आप पूरे दिन घुटनों के बल बैठी और खड़ी रहीं, मालकिन। आप जरूर थक गई होंगी। पीछे झुककर अनन्या शर्मा ने अपनी भौहें दबाईं। अचानक उसे विलियू की आखिरी चीख याद आई। सूत्र में कुछ है। मुझे वह बोतल लाओ जो जनरल रुद्र ने मुझे दी थी, और वे 4 सूत्र जो विलियू ने सूत्र संग्रह मंडप से लिए थे। जैसे ही गाड़ी पहाड़ी रास्ते पर हिचकोले खा रही थी, अनन्या शर्मा ने सूत्रों को ध्यान से देखा। दूसरे सूत्र के आधे रास्ते में कागज की एक पतली पर्ची गिरी। एक समय समुद्र मुश्किल पानी था। वुशान के बादलों को छोड़कर कोई बादल तुलना नहीं कर सकता। मैं अब फूलों को नहीं देखती। आधा बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित, आधा तुम्हारे प्रति। एक प्रेम कविता। अनन्या शर्मा ने माथे पर बल डाले। बोतल का क्या? उसने उसे सूंघा। कोई गंध नहीं थी। उसने थोड़ा पाउडर डाला और उसे चखने ही वाली थी। तीसरी मिस अनन्या। नहीं, मनेर चिल्लाई। ठीक है, अनन्या शर्मा ने शांति से जवाब दिया और उसे चखा। जल्द ही उसके शरीर में गर्मी फैल गई। उसने पानी निगला और नतीजा निकाला, यह कोल्ड फूड पाउडर है। अपनी पिछली जिंदगी में काव्या की शादी से पहले सोनू शर्मा का बड़ा भाई इसका आदी था। वह इसे अच्छी तरह जानती थी। अगर विलियू सफल हो जाती तो कमला देवी उसे ड्रग्स देकर पागल कर देती, प्रेम कविता के साथ उसे फंसा देती और ग्रैंड कमांडेंट के महल की इज्जत खराब कर देती। सोनू शर्मा अपना नाम बचाने के लिए उसे निकाल देता। कितनी दुष्ट, अनन्या शर्मा ने बुदबुदाया। वह बुद्ध को रुलाकर मुझे बर्बाद करने में नाकाम रही, इसलिए उसने मुझे एक निजी मामले में फंसाने की कोशिश की। किस्मत से रुद्राक्ष कपूर ने समय रहते इस साजिश का पता लगा लिया था। नहीं, अनन्या शर्मा ने शांति से कहा। विलियू दोषी नहीं थी। वह ईशानी की सुरक्षा के लिए मोलभाव कर रही थी। क्या मुझे कविता फेंक देनी चाहिए? मनेर ने पूछा। नहीं, सूत्र मेरी माँ के लिए हैं। अगर एक भी गायब हुआ तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने उनकी योजना समझ ली है। शाम को गाड़ी ग्रैंड कमांडेंट के महल पर रुकी। केवल कमला देवी की नौकरानी श्यामला उनसे मिलने आई। मालिक कल लौट रहे हैं। मैडम व्यस्त हैं, श्यामला ने मुस्कुराते हुए कहा, खासकर सूत्रों को देखकर। मैडम को ये बहुत समय से चाहिए थे। हाँ, पिताजी कल लौट रहे हैं, अनन्या शर्मा ने मासूम खुशी से कहा। बहन, एक तेज आवाज ने पुकारा। एक लड़का भूरे रंग का चोगा पहने हुए बाहर भागा। बहन, तुम वापस आ गई। देखो, दादी कामिनी ने यह चोगा तुम्हारे पुराने वाले से बनाया है। यह बदसूरत है। मैं दूसरा मालिक सोनू शर्मा हूँ। मुझे नए कपड़े क्यों नहीं मिल सकते? अनन्या शर्मा हैरान रह गई। सोनू शर्मा हमेशा समझदार रहा था। हालांकि उन्होंने देखा कि श्यामला की तेज नजरें लगातार सोनू शर्मा को घूर रही थी, जैसे यह जानने की कोशिश कर रही हों कि उसके शब्द और भावनाएं सच्ची हैं या नहीं। अनन्या शर्मा तुरंत समझ गईं और उन्होंने प्यार से उसे समझाया। सोनू, मैंने तुम्हारी शरारतें आंगन के अंदर तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब तुम बाहर भी मुसीबत खड़ी कर रहे हो। अगर पिताजी ने तुम्हें कल इस तरह देखा तो वे फिर से गुस्सा होंगे। चलो, मेरे साथ अंदर चलो। सोनू शर्मा ने नाराजगी से अपना सिर घुमाया और बड़बड़ाता रहा कि वह शर्मा परिवार का दूसरा मालिक है और उसे अच्छा खाना पीना मिलना चाहिए। मुझे सच में अफसोस है कि तुम्हें यह सब देखना पड़ा, श्यामला, अनन्या शर्मा ने शर्मिंदा होते हुए कहा।
श्यामला की आंखें तेजी से चमकी। उसने जल्दी से जवाब दिया, कोई बात नहीं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं हरसिंह आंगन लौट जाती हूँ। मालकिन सूत्रों का इंतजार कर रही हैं। श्यामला के जाने के बाद अनन्या शर्मा सोनू शर्मा को वापस आंगन में ले आईं। दादी कामिनी ने पहले ही आग जला दी थी। जैसे ही वे कमरे में घुसे, अनन्या शर्मा ने सोनू शर्मा के सिर पर थपथपाया और हंसी। बताओ, तुमने ये चालें कहाँ से सीखीं? सोनू शर्मा मुस्कुराया। हाल ही में आरव नायक द्वारा भेजे गए नाश्ते ने उसे अच्छी तरह से पोषित किया था, जिससे उसके गाल मोटे हो गए थे। हंसते समय उसके गाल हिल रहे थे। कुछ दिन पहले चचेरे भाई ने मुझे याद दिलाया था। चचेरा भाई? अनन्या शर्मा का हाथ रुक गया। हाँ, सोनू शर्मा ने सिर हिलाया। बहन, क्या तुमने हाल ही में मुझसे ठंडे पानी से नहाने के लिए नहीं कहा था? जब तुम यहाँ नहीं थी तो चचेरे भाई ने पूछा कि क्या तुम व्यस्त हो, क्योंकि उसने मालकिन की नौकरानी किरण को हर सुबह हमारे आंगन से बाहर आते देखा था। उसे लगा कि मालकिन ने तुम्हें कढ़ाई का काम भेजा है। और फिर? अनन्या शर्मा ने बेचैनी से पूछा। बाद में मैंने कई दिनों तक देखा। जब भी मैं ठंडे पानी से नहाता था, किरण आंगन की दीवार के पीछे छिप जाती थी, देखती रहती थी लेकिन कभी अंदर नहीं आती थी। मुझे लगता है कि मैडम ने उसे उसी वजह से मुझे देखने के लिए भेजा था, जिस वजह से उन्होंने हमें इस टूटे फूटे आंगन में भेज दिया था। सोनू शर्मा ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी से कहा। तुम्हें क्या लगता है कि उसका मकसद क्या है? अनन्या शर्मा ने धीरे से पूछा। वह नहीं चाहती कि हम तरक्की करें। वह नहीं चाहती कि पिताजी हम पर ध्यान दे। सोनू शर्मा ने पक्के इरादे से कहा। दीदी, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ करती हो और खुद को खतरे में डालकर भी मेरी रक्षा करती हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दीदी भी खुश रहें। मैं छोटी हो सकती हूँ, लेकिन मैं बड़ी हो जाऊंगी। एक दिन सोनू तुम्हारी रक्षा करेगा। मुझ पर भरोसा करो। अनन्या शर्मा की आंखें लाल हो गईं। उसने उसके छोटे हाथों को कसकर पकड़ लिया। चिंता मत करो, उसने पक्के इरादे से कहा। पिताजी कल वापस आ जाएंगे। एक दिन मैं उन्हें यह दिखा दूंगी कि तुम बेकार नहीं हो, जैसा कि कमला देवी और रिया शर्मा कहती हैं। मैं पिताजी को बताऊंगी कि उनका बेटा कितना अच्छा है। हम? सोनू शर्मा ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं खूब पढ़ाई करूंगा, कैलीग्राफी का अभ्यास करूंगा और कसरत करूंगा। मैं दीदी को चिंता नहीं करने दूंगा। भाई बहन एक दूसरे को गले लग गए। बगल में खड़ी दादी कामिनी ने भी अपने आंसू पोंछे। एक उपपत्नी की बेटी थी, दूसरा उसका बेटा। कमला देवी के राज वाले ग्रैंड कमांडेंट की हवेली में जिंदा रहना कभी आसान नहीं था। इस बीच हरसिंह आंगन में रोशनी जगमगा रही थी। बाहर तारे चमक रहे थे और कमला देवी का कमरा रोशन था। उन्होंने आर्यन से लाया हुआ अनन्या शर्मा का खत नीचे रखा और गहरी चिंता में डूब गईं। तुलविलियो का राज खुल गया, उन्होंने बेचैनी से बुदबुदाया। जब तक वह शांतिवन मंदिर में रहती है, वह मेरे दिल में एक जानलेवा ट्यूमर की तरह है। तो मैडम का मतलब? श्यामला ने सावधानी से पूछा, अपने बालों की पिन निकालते हुए। जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने मेरे पास कई माहिर लोगों को भेजा था, कमला देवी ने ठंडे लहजे में कहा। अब समय आ गया है कि वे फिर से काम करें। मैं तुरंत इंतजाम करती हूँ, श्यामला ने जवाब दिया। लेकिन अनन्या शर्मा, कमला देवी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या उसे विलियो के बैकग्राउंड के बारे में पता है? रुद्राक्ष कपूर ने सब कुछ जल्दी से पता लगा लिया और वह लड़की बेवकूफ नहीं है। इससे भी बुरा, उसके आंगन में एक छोटा मालिक है। एक उपपत्नी का चालाक बेटा खतरनाक होता है। याद है नाम संस्कार परीक्षा के दौरान सोनू शर्मा ने जेड प्लेट पकड़ ली थी।
ज्योतिषी ने कहा था कि वह देश का स्तंभ बनेगा। तो क्या? श्यामला ने धीरे से कहा। मालिक अब दूसरे छोटे मालिक से बचते हैं। साथ ही आज शाम सोनू शर्मा ने जोर से शिकायत की कि उसके कपड़े खराब हैं। किरण ने कहा कि वह सिर्फ ठंडे पानी से नहाता है और जिद्दी है। मेरे अनुभव से वह बस एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। तुम सही कह रही हो, कमला देवी ने सिर हिलाया। वह जितना ज्यादा नासमझ होगा, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। शायद वह अनन्या शर्मा से नफरत भी करने लगे। किरण को उन पर नजर रखने के लिए कहो और दिन में 3 बार रिपोर्ट दे। मालिक कल सुबह लौट रहे हैं। मैंने कुणाल को घर जल्दी आने के लिए एक चिट्ठी भेजी है। शर्मा परिवार जल्द ही हमारा होगा, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, और विलियो को वह पाउडर और दो। कल सब कुछ ठीक से होना चाहिए। अगली सुबह जल्दी ईस्ट एवेन्यू में ढोल और नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। लोग युवराज अर्जुन और उनके साथ दक्षिणी दौरे से लौट रहे ग्रैंड कमांडेंट का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। सुनहरे रथ लहराते झंडों के साथ आगे बढ़ रहे थे। 200 सैनिक सड़क के किनारे खड़े थे। लंबे कद के आदमी और मजबूत घोड़े शक्ति बिखेर रहे थे। मगध के एक फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट में रुद्राक्ष कपूर खिड़की के पास बैठे थे। उनकी आंखें चील की तरह तेज थी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे मेज पर रखी मधुरा मदिरा का प्याला ठंडा हो रहा था। जनरल, ठंडी शराब पेट के लिए हानिकारक होती है, अमित कपूर ने सम्मान से कहा। ठंडी शराब इंसान को होश में रखती है, रुद्राक्ष कपूर ने जवाब दिया, मेज पर लिखे न्यून शब्द को पोंछते हुए। क्या हुआ? उन्हें पकड़ लिया? हाँ, अमित कपूर ने जवाब दिया। पूर्वादेश के 3 हत्यारे पकड़े गए। और शांतिवन मंदिर? एक हत्यारे ने अपनी जीप काटकर जान दे दी। विलियो को सुरक्षित जगह ले जाया गया। भवन ने अंदरूनी ताकत से खुद को मार डाला। वे बलि के मोहरे हैं, रुद्राक्ष कपूर ने शांति से कहा। माथुर परिवार, शेट्टी परिवार और दक्षिण के दूसरे लोगों की जांच करो। जैसे ही जुलूस गुजरा, शांति लौट आई। रुद्राक्ष कपूर ने ठंडी मधुरा मल्होत्रा का एक और कप डाला। वह कभी किसी मामले में दखल नहीं देते थे, लेकिन इस बार उन्हें उस लड़की की बहुत चिंता थी जो अभी भी उनसे दूरी बनाए हुए थी। रुद्राक्ष कपूर उस लड़की के सामने बेबस थे। ठंडी शराब की खुशबू ने उन्हें नशे में नहीं किया बल्कि और होश में ला दिया। जनरल, राघव राउत बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, रुद्राक्ष कपूर ने रिपोर्टर को छोड़ा और अपने बिखरे हुए कपड़े ठीक किए। अब उनके जाने का सही समय था। क्राउन प्रिंस अर्जुन और ग्रैंड कमांडेंट रघुनाथ शर्मा ने शाही शहर लौटने के बाद सबसे पहले महल में जाकर सम्राट से मुलाकात की। वे दोपहर तक वापस नहीं आते, लेकिन अब शर्मा परिवार के लोग व्यस्त थे। कमला देवी ने पहले ही यह खबर सुन ली थी कि उनके मालिक ने क्राउन प्रिंस अर्जुन को चाकू के हमले से बचाने के लिए जोखिम उठाया और खुद चाकू से घायल हो गए। सम्राट उन्हें इनाम देना चाहते थे। अगर मालिक को कुलीनता का खिताब मिलता, तो शर्मा परिवार की स्थिति बहुत ऊंची हो जाती। कमला देवी अधिकारियों और वंशानुगत कुलीनों के बीच का अंतर अच्छी तरह जानती थी। कुलीनता का खिताब वंशानुगत था और कुणाल परिवार का पहला बेटा था। इस तरह कमला देवी सबसे बड़ी विजेता होंगी। वह बिना पूरी तैयारी के कोई काम नहीं करती थी। उन्हें अपने साथियों से जानकारी मिली थी कि पिछली बार सम्राट ने कुलीनता देने का शाही फरमान लिखा था और वह फरमान शाही वंश न्यायालय में रजिस्टर करने के लिए ले जाया गया था। इसका मतलब था कि अगर मालिक आज सम्राट से मिलते हैं और उन्हें कुलीनता का खिताब मिलता है, तो वह असली कुलीन होंगे। मैडम, मैडम, हमारे मालिक की पालकी गली के एंट्रेंस पर आ गई है। चलो, मुकेश लाल को पटाखे जलाने दो। कमला देवी अपनी स्कर्ट संभालते हुए दूसरों को आगे के दरवाजे की तरफ ले गईं।
रास्ते में उन्होंने श्यामला से धीरे से पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने अनन्या शर्मा के दलिया में कोल्ड फूड पाउडर मिला दिया है? सब मिला दिया है। चिंता मत करो, मैडम। श्यामला ने सिर हिलाया। अच्छा। चाहे अनन्या शर्मा को शांतवन मंदिर में अपनी साजिश का पता चल गया हो, आज के बाद अनन्या शर्मा और सोनू शर्मा का नाम शर्मा परिवार के फैमिली ट्री से गायब हो जाएगा। और फिर मालिक को और ज्यादा कामयाबी और ऊंचा पद मिलेगा। उसका बेटा वापस आ जाएगा और काव्या का चेहरा ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो उसे शर्मा परिवार की सुपर क्वीन बनने से रोक सके। गली के एंट्रेंस पर बहुत सारे धुएं के साथ 24 पटाखे जलाए गए। 4 लोगों द्वारा उठाई गई एक पालकी धुएं से बाहर निकली और धुएं से पालकी उठाने वालों को भी खांसी आ गई। पालकी को जमीन पर ठीक से रखने से पहले रघुनाथ शर्मा ने पर्दा हटाया और बाहर आ गए। रघुनाथ शर्मा लगभग 40 साल के थे और व्यस्त जिंदगी के कारण कमजोर हो गए थे। उनके सुंदर गाल उनकी लंबी यात्रा की जिंदगी दिखा रहे थे और एक बैंगनी और सूती चोगा भी उन्हें ताजा नहीं दिखा रहा था बल्कि उनकी कमजोरी दिखा रहा था। तुम क्या कर रहे हो? रघुनाथ शर्मा ने धुएं से बचने के लिए अपना मुंह और नाक ढका, कमला देवी से पूछा और चिल्लाए, मेरे महल में कोई पूजा पाठ या बड़ी बात नहीं है, तुम इतने बड़े पटाखे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तो रघुनाथ शर्मा ने माथे पर बल डाले और सिर हिलाया और उनकी आंखों में अकेलापन दिख रहा था। लेकिन वह फिर भी संघर्ष कर रहे थे। उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी सिवाय नाम और इज्जत के, भले ही उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया हो जो लगभग उनका ही था। वह बस अपने परिवार के अलावा दूसरों के सामने अपना घमंड बनाए रखना चाहते थे। कमला देवी अब हैरान और चुप थीं, लेकिन फिर भी मुस्कुराईं। मैं बस आपके प्रमोशन का जश्न मनाना चाहती थी, आपको अमीरी का खिताब मिलने की खुशी में। अचानक रघुनाथ शर्मा का चेहरा ठंडी बर्फ जैसा हो गया और उनकी आंखों से तुरंत चिंगारियां निकलने लगी। उन्होंने कुछ देर कमला देवी को घूरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक औरत होकर बादशाह के विचारों का अंदाजा लगाने की? चीजें बादशाह तय करते हैं, तुम नहीं। और फिर उन्होंने अपनी आस्तीन झटकी और सीधे हवेली के अंदर चले गए। कमला देवी अचानक जम गई और वहीं खड़ी रह गई। मालिक का क्या मतलब था? अमीरी का खिताब नहीं मिला? ग्रैंड कमांडेंट की हवेली के पूर्वी आंगन के स्टडी रूम में रंगीन शीशे और चीनी मिट्टी के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखरे पड़े थे। रघुनाथ शर्मा कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर गुस्सा और लंबी यात्रा की थकान साफ दिख रही थी। अचानक घर में करीब आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया और यहाँ तक कि एक गिरते हुए बाल की आवाज भी बिजली की कड़क की तरह बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। तुमने अभी जो कहा, क्या वह सच था? रघुनाथ शर्मा ने गहरी सांस ली। मेरे मालिक, मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती, कमला देवी ने प्यार और आंसुओं के साथ कहा। कहा गया था कि मैंने उपपत्नी की बेटी को गाली दी और अनन्या शर्मा के हाथों में ठंड से सूजन आ गई। यह सच नहीं है। अनन्या शर्मा की मां की मौत के बाद आपने मुझे अनन्या शर्मा और सोनू शर्मा की देखभाल करने के लिए कहा था और पूरा परिवार जानता है कि सोनू शर्मा बहुत बिगड़ी हुई है। लेकिन इस बार अनन्या शर्मा की गलती की वजह से मैंने उसे कई दिनों तक कपड़े धोने की सजा दी। मुझे हैरानी हुई कि अनन्या शर्मा बहुत दुबली पतली थी और सिर्फ 3 दिन में ही उसके हाथों में ठंड से सूजन आ गई। घमंड, डर और आत्मनिर्भरता का अधिकार, रघुनाथ शर्मा को ये सब नापसंद थे, और खासकर जो उनके बच्चों में थे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने अभी कहा कि अनन्या शर्मा ने आधे महीने तक कोल्ड फूड पाउडर लिया था। क्या यह सच है? यह सच है, कमला देवी ने जल्दी से समझाया। श्यामा और किरण यह साबित कर सकती हैं। आज अनन्या शर्मा स्वागत समारोह में सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे मालिक,
मैंने उसे सजा दी क्योंकि मुझे पता चला कि अनन्या शर्मा ने पहले बैन वाली दवा ली थी। मैंने उसे गाली नहीं दी जैसा कि परिवार के दूसरे लोगों ने कहा। रघुनाथ शर्मा अपने हाथ पीछे बांधकर खड़े हो गए। उन्हें साफ याद था कि सम्राट ने दरबार में उनसे क्या कहा था। सम्राट ने युवराज की रक्षा के लिए उनकी वफादारी और देशभक्ति की तारीफ की थी। उन्होंने रघुनाथ शर्मा को कुलीनता का खिताब देने का प्लान बनाया था, लेकिन सोचा कि उनका परिवार शांत और मिलनसार नहीं है। जिस परिवार में तालमेल न हो, उसे देश के शासन में मदद करने का कोई हक नहीं है। इसलिए सम्राट ने इनाम रोक दिया। सम्राट का मतलब था कि शाही शहर की खबरों के अनुसार कमला देवी ने शर्मा परिवार की उपपत्नी की बेटी को गाली दी और उसे चिलब्लेन हो गया, जिसका पता सम्राट को दावत में चला। इतना ही नहीं, किसी ने कहा कि शांतिवन मंदिर में प्रार्थना समारोह में रोते हुए बुद्ध का मैडम शर्मा से कुछ लेना देना था। महासेनापति, समारोहों के चैम्बरलेन, महागुरु आम लोगों के लिए एक महान नैतिक उदाहरण होने चाहिए। अहम समय पर कुलीनता का इनाम रोकना सही था, लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगा कि उनकी इज्जत और प्रमोशन एक औरत की वजह से रुक गया। हालांकि अगर यह खबर फैल गई कि शर्मा परिवार की उपपत्नी की बेटी ने कोल्ड फूड पाउडर लिया था, तो वह मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि खबर बाहर आने से पहले उन्हें पूरी बात की चुपके से जांच करनी होगी। अनन्या शर्मा ने डेस्क का कोना पोंछा, जहां आखिरी बोतल की दवा पीसने के बाद थोड़ा दवा का रस गिरा था। दरवाजे पर इंतजार कर रही रानी अंदर भागी और चिल्लाई, तीसरी मिस, मालिक और मालकिन ने आपको कुछ पूछने के लिए वहां ले जाने के लिए लोगों को भेजा है और वे लोग अब आंगन के दरवाजे पर हैं। तीसरी मिस, नर्स लक्ष्मी ने इंस्टिंक्टिवली अनन्या शर्मा को बचाने के लिए आगे बढ़कर कहा। उसकी आंखों के कोनों पर पड़ी झुर्रियों से उसकी चिंता दिख रही थी। मिस, मुझे भी आपके साथ चलने दीजिए। नहीं, तुम्हारे लिए आंगन में रहना ही बेहतर है। अनन्या शर्मा खड़ी हुई और अपनी स्कर्ट पर लगी दवा की गंदगी झाड़ी और फिर अपने सादे और सुंदर तितली के आकार के चांदी के हेयर क्लिप को ठीक किया। उसने नैनी को सलाम किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मैंने आपको इतनी देर इंतजार करवाया। सूर्य आंगन के दक्षिण स्टडी में घर के बीच में पीतल का चूल्हा रखा था, जिसमें खुशबूदार केक रखे थे। पीतल के पानी के खंभे से गिरती बूंद की आवाज तेज लग रही थी और अनन्या शर्मा के दिल को बार बार धड़का रही थी। इस समय अनन्या शर्मा चुपचाप घुटनों के बल बैठ गई। इसके अलावा डॉक्टर अरिन, जो शर्मा परिवार से परिचित थे, अनन्या शर्मा की नब्ज देख रहे थे। उन्होंने उसकी नब्ज महसूस करते हुए माथे पर शिकन डाली और बहुत ध्यान से देखा। जब आधी अगरबत्ती जल गई, तब भी रघुनाथ शर्मा चुप रहे। उन्होंने तब पूछा जब डॉक्टर अरिन ने दवा वाले लड़के से दवा का डिब्बा रखने को कहा, वह कैसी है? मालिक, मिस अनन्या शर्मा की नब्ज मजबूत और लंबी है, जो एक जोरदार नब्ज है, और यह ज्यादा यांग एनर्जी और फेफड़े तिल्ली की समस्या के कारण है। अगर उसका शरीर कमजोर और ठंडा नहीं होता, तो उसे कोल्ड फूड पाउडर लेना पड़ता। क्या यह आखिरी नतीजा नहीं हो सकता? कमला देवी बेचैन थी। माँ, मैंने नर्स लक्ष्मी को आपको यह बताने के लिए भेजा है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे सर्दी लग गई है। आप किस तरह का नतीजा चाहती हैं? अनन्या शर्मा घुटनों के बल बैठ गई। ठंडी जमीन भी उसके अंदर की तेज भावनाओं को शांत नहीं कर पाई। उसका अपने पिता से ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन वह सच में उसके पिता थे और उसे दुख हुआ क्योंकि उसके पिता ने कमला देवी की बातों पर ही उस पर शक किया। पिताजी, अनन्या शर्मा ने रघुनाथ शर्मा को घूरकर देखा जो नक्काशीदार लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। पिताजी, अगर आप इस बात से नाराज हैं कि आज मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने दरवाजे पर आपका स्वागत नहीं किया, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और फिर अनन्या शर्मा ने विनम्रता से दोबारा सिर झुकाया।
रघुनाथ शर्मा ने लंबी लकड़ी की मेज पर रखे पेन होल्डर के जरिए ईमानदार अनन्या शर्मा को देखते हुए आंखें सिकोड़ी। उन्होंने पूछा, मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ चुपके से लाने के लिए लोगों को नहीं भेजता। रघुनाथ शर्मा को लगता था कि वह हमेशा अनुशासित रहते हैं, लेकिन कोर्ट में उनके साथी जानते थे कि उनका परिवार खुशहाल नहीं था। अगर अनन्या शर्मा ने सच में कोल्ड फूड पाउडर लिया था, तो उन्हें अपनी अच्छी इज्जत बचाने के लिए उसे परिवार से निकालना पड़ता। अनन्या शर्मा ने बस विनम्रता से अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है, और आप, मेरे पिताजी, आपके वापस आने के पहले ही दिन मुझसे इतने नाराज क्यों हो गए? मिस अनन्या शर्मा, अगर तुम पूरी बात नहीं बताओगी, तो तुम्हारे पिताजी और मैं तुम्हें बुरी तरह सजा देंगे। हमें दोष मत देना। कमला देवी एक गर्म चूल्हा पकड़े हुए एक तरफ बैठी थी। अब वह परेशान नहीं थी, बल्कि घमंडी, आत्मविश्वासी, दृढ़ थी। रघुनाथ शर्मा बिना कुछ कहे नक्काशीदार लकड़ी की कुर्सी पर बैठे रहे। उन्होंने अपनी उंगलियां फंसाई और सोचने लगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम कबूल नहीं करती, अनन्या शर्मा, तो इसका बुरा नतीजा होगा। अनन्या शर्मा और सीधी होकर बैठ गईं। मैं निर्दोष हूँ, हमेशा नियमों का पालन करती हूँ, और मैंने कुछ भी बुरा और गंदा नहीं किया है। मुझे कबूल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कमला देवी इसी पल का इंतजार कर रही थी। चूंकि तुम कुछ भी कहने को तैयार नहीं हो, मालिक, देखो, तुमने पहले ही कुछ छूट दी थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया। कृपया श्यामला को हमारी नौकरानियों के साथ उसके आंगन की तलाशी लेने की इजाजत दें। अगर हमें वे गंदी चीजें मिल गईं, तो उसके पास मना करने के लिए कुछ नहीं होगा। रघुनाथ शर्मा ने कुछ देर अनन्या शर्मा को ऐसे देखा जैसे किसी अपराधी को देख रहे हों, और फिर सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि उन्होंने कमला देवी का सुझाव मान लिया। श्यामला ने आदेश सुना और बाहर चली गई। अनन्या शर्मा ने हैरान होने का नाटक किया और अपनी बड़ी आंखों से डरते हुए पूछा, पिताजी और माँ, क्या आपको मुझ पर बैन वाली दवा कोल्ड फूड पाउडर लेने का शक है? जवाब थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, कमला देवी ने थोड़ी छिपी हुई खुशी के साथ कहा। उन्होंने सोचा कि अगर उपपत्नी की बेटी और उसके छोटे भाई को परिवार से बाहर नहीं निकाला गया तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। नतीजे का इंतजार करना मुश्किल था। स्टडी रूम के पीछे आंगन में सूखे चीनी पैरासोल के पेड़ के पत्ते उड़कर सीधे नीचे गिर रहे थे। उस आवाज से यहाँ मौजूद हर किसी के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जब अगरबत्ती जल गई, तो श्यामला कुछ नौकरानियों को लेकर आई जो आंगन में काम करती थी, और रिपोर्ट करने लगी। मालिक, मालकिन, हमने सभी खाने की चीजों और उन जगहों की तलाशी ली है जहां चीजें छिपाई जा सकती हैं, और हमें कोल्ड फूड पाउडर नहीं मिला है। श्यामा के पीछे चल रहे बूढ़े डॉक्टर ने भी सिर हिलाया। ठीक है, मैंने सब चेक कर लिया है और पाया कि सारा खाना ठीक है। अनन्या शर्मा ने नर्स लक्ष्मी को सुबह का दलिया संभालने का आदेश दिया था, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिला। उसने नर्स लक्ष्मी, रानी और मनेर को आंगन में रहने के लिए छोड़ दिया क्योंकि वह भीड़ को देखना चाहती थी ताकि आंगन की चीजें इधर-उधर न हों। लेकिन श्यामा ने आगे कहा और रघुनाथ शर्मा साफ सुनने के लिए आगे बढ़े। हमें मिस अनन्या शर्मा के कमरे में मेकअप बॉक्स में कुछ दवा की बोतलें मिली। उनका ढक्कन बहुत टाइट है और हम उन्हें मास्टर और मैडम के सामने चेक करने के लिए यहाँ लाए हैं। श्यामा ने वे बोतलें वापस ले ली क्योंकि उसने पहली नजर में ही पहचान लिया था कि ये वही बोतलें थीं जो कमला देवी के आदेश पर उपपत्नी लितिका को दी गई थी। उन बोतलों में कोल्ड फूड पाउडर था। श्यामा और कमला देवी ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने सोचा कि अब काम हो जाएगा। सिक्योरिटी, दोनों चीनी की बोतलें खोलो। कमला देवी ने पूरी ताकत से अपनी आस्तीन हिलाई। रुको, अनन्या शर्मा अचानक रुक गई। माँ, मेरे पिताजी अभी भी इस घर में बैठे हैं।
आप उनसे क्यों नहीं पूछती और मास्टर की इजाजत के बिना आदेश क्यों दे रही हैं? आपको ऐसा कोई हक नहीं है। कमला देवी ने रघुनाथ शर्मा को उदास होकर देखा और खुद के लिए कुछ समझाना चाहती थी। उसने देखा कि रघुनाथ शर्मा ने बेचैनी से सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि उन्होंने कमला देवी के आदेश को मान लिया था। देखा, कमला देवी अब गुस्से में थी। आज मैं मास्टर को दिखाना चाहती हूँ कि तुम, परिवार की तीसरी बेटी जो कभी बाहर नहीं गई, नालायक हो। परिवार के नियम के अनुसार जो कोई भी कोल्ड फूड पाउडर लेता है, उसे परिवार से निकाल दिया जाएगा। माँ, आपको पूरा यकीन है कि मैंने कोल्ड फूड पाउडर लिया है, लेकिन अगर मैंने नहीं लिया हो तो? अनन्या शर्मा ने अपनी पक्की आंखों से कहा, जो कमला देवी को उकसा रही थी, खासकर उनके वादे को। अब कमला देवी जुआ खेल रही थी। उन्हें विश्वास था कि अगर वह बोतलें खोलेंगी तो हालात बदल सकते हैं। उन्होंने अपनी भरी हुई आंखों से कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने कमरे में 1 महीने तक बुद्ध की पूजा करूंगी और मांस और शराब से दूर रहूंगी। श्यामला, इसे खोलो। श्यामला ने जल्दी से बोतल खोली और जड़ी बूटी वाली दवा की खुशबू बाहर आई। श्यामला ने बोतल को एक प्लेट में उंडेल दिया। यह सफेद कोल्ड फूड पाउडर नहीं था, बल्कि बोतल के मुंह पर चिपकी हुई कोई गाढ़ी हरी दवा थी। श्यामला बहुत शर्मिंदा हो गई और कमला देवी ने अपने कपड़े कसकर पकड़ लिए। सब कुछ उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा था। कमला देवी ने अनन्या शर्मा को अविश्वास से देखा। कमजोर और नाकाबिल उपपत्नी की बेटी ने अपना दुख और जिद दिखाई। उसे पता था कि उसे धोखा दिया गया है। कमला देवी ने जल्दी से एक नतीजा निकाला। वह हमेशा दूसरों को धोखा देती थी, लेकिन अब रघुनाथ शर्मा को उस पर थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने धीरे से कमला देवी से कहा, क्या इसे तुम कोल्ड फूड पाउडर कहती हो? डॉक्टर अरिन तुरंत आगे आए और थोड़ी सी दवा लेकर सूंघते हुए बोले, मालिक, यह पिसी हुई दवा लिगुस्टिकम च्वानक्स्योंग हॉट, रेडिक्स साइथुले, रेडिक्स एंजेलिके, कोरिडेलिस ट्यूबर, लाल फूल, लौंग, मेंथॉल और बोर्नियोल से बनी है। यह किस काम आती है? मेरे मालिक, यह किंगझो में एक लोक नुस्खा है। डॉक्टर अरिन ने मुट्ठी झुकाकर कहा, बाहरी इस्तेमाल के लिए यह खून के बहाव को बढ़ाकर खून के थक्के हटा सकती है और हड्डियों को मजबूत कर सकती है। यह मोच और सूजन के इलाज के लिए एक अच्छा नुस्खा है। अनजाने में रघुनाथ शर्मा ने अपने दाहिने हाथ पर हाथ फेरा जिसमें पहले मोच आ गई थी और अनन्या शर्मा को देखा। वह तालाब में गिरे पत्तों की तरह डगमगा रहे थे। हाँ, यह सच है। मैंने यह दवा आपके लिए बनाई है, पिताजी, अनन्या शर्मा ने भावुक होकर कहा। मुझे पता है कि नदी के दक्षिण के 4 इलाकों के इंस्पेक्शन के दौरान आपको चोट लगी थी। इसलिए मैंने खास तौर पर आपके लिए यह दवा पीसी है। यह शाही डॉक्टरों द्वारा बताई गई दवा जितनी असरदार नहीं हो सकती, लेकिन मैंने इसे पूरे दिल से बनाया है। अब माँ ने कहा कि वह कोल्ड फूड पाउडर था जो बहुत गंदा था। मेरे साथ गलत हुआ है, पिताजी। यह कहने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे रघुनाथ शर्मा का दिल थोड़ा पिघल गया। उन्होंने इस उपपत्नी की बेटी पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने जो किया उससे उन्हें अच्छा लगा। कम से कम दवा ने यह साबित कर दिया कि उसने उन्हें अपने दिल में जगह दी थी। लेकिन कमला देवी ने हार नहीं मानी। दांत पीसते हुए उसने कहा, मालिक, भले ही वह वहां नहीं था, इसका मतलब यह नहीं कि उसने कभी उसे लिया नहीं था। ये छिपी हुई बातें सिर्फ उसकी पर्सनल नौकरानियां जानती हैं। अगर आप चाहें तो नर्स लक्ष्मी, रानी या मनेर से पूछ लें। माँ, मैंने क्या किया है? अनन्या शर्मा सीधी खड़ी हो गई। वे मेरी पर्सनल नौकरानियां हैं और वे सब जानती हैं। उनसे नहीं पूछेंगी क्योंकि वे आपके लोग थे। कमला देवी ने अपनी छाती पर हाथ फेरा और सोचा कि आगे क्या करना है। लक्ष्मी तुम्हारी नर्स है।
जहां तक उन दो लड़कियों की बात है, एक अनाथ है जिसे तुम्हारी माँ ने बचाया था, और दूसरी बचपन से तुम्हारे साथ है। पक्का वे तुम्हारा साथ देंगी। फिर कमला देवी नक्काशीदार लकड़ी की कुर्सी पर टिक गईं और आदेश दिया, ईशानी को वहां ले जाओ। ईशानी हमेशा की तरह कमजोर और पतली थी। रिया शर्मा के यहाँ भेजे जाने के बाद उसे हर दिन उसकी नाजुक शक्ल के लिए पीटा और डांटा जाता था। हालांकि रिया शर्मा इस बात का भी ध्यान रखती थी कि कोई सबूत न छूटे। ईशानी की त्वचा पर घाव तब भी मुश्किल से मिलते थे जब आप उसके कपड़े उठाकर देखते थे, क्योंकि रिया शर्मा जो सुइयां इस्तेमाल करती थी वे बैल के बाल जितनी पतली थी। ईशानी एक डरी हुई हिरनी की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। वह इतनी डरी हुई थी कि अनन्या शर्मा को देखकर कुछ भी नहीं कह पाई, जो उसके साथ घुटनों के बल बैठी थी। तुम मालिक को सच सच बताओ, जब तुम तीसरी मालकिन के यहाँ ड्यूटी पर थी तो क्या तुमने कभी उन्हें कोई अजीब चीज लेते हुए देखा था? कमला देवी ने अपनी आंखें छोटी करके ईशानी की आंखों में एक उकसाने वाली और धमकी भरी नजर से देखा। तुम्हारी बहन मेरी नौकरानी थी और उसने अच्छा काम किया था, तो लगता है तुम भी उसी की तरह एक अच्छी लड़की हो, है ना? रघुनाथ शर्मा अब इस मामले के उतार चढ़ाव से थक चुके थे। ईमानदार रहो, अगर कुछ भी झूठ निकला तो तुम्हें परिवार के नियमों के अनुसार सजा मिलेगी, उन्होंने ईशानी से ठंडे लहजे में कहा। इस समय डरी हुई लड़की ईशानी एक तूफान में घिरी तिनके की तरह थी। उसके लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी और वह गिरने ही वाली थी। अभी अभी उसे श्यामला ने पकड़ा और यहाँ घसीट कर लाया। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने कमला देवी की डरावनी नजर से इशारा समझा और अचानक जान गई कि उसे क्या करना है। जैसे ही वह अपनी कांपती हुई आवाज में जवाब देने वाली थी, अनन्या शर्मा, जो एक तरफ घुटनों के बल बैठी थी, उससे पहले धीरे से बोली, लिवलियू की बात करें तो मुझे कुछ कहना था। शांतिवन मंदिर में सजा मिलने के बाद उसका दिल अपनी बहन ईशानी के साथ शर्मा परिवार में था। इसलिए क्योंकि हम कुछ समय से साथ थे, उसने मुझसे ईशानी को एक संदेश देने के लिए कहा। ईशानी अचानक सीधी हो गई। अपनी बहन का नाम सुनकर उसकी उदास आंखों में उम्मीद की किरण जगी। उसने कहा, अनन्या शर्मा ने धीरे से कहा, उसने कहा कि इंसान को अपना ज़मीर साफ रखना चाहिए। उसे अपनी पिछली गलतियों पर पछतावा था और उसने कहा कि अगर उसे दूसरा मौका मिलता तो वह पूजा की मोमबत्ती नहीं गिराती, वरना उसे शांतिवन मंदिर में नहीं छोड़ा जाता और कल रात वह मरने से बाल बाल बची। तो कभी कभी एक छोटी सी गलती भी जिंदगी भर का दुख दे सकती है। किलविलियू बाल बाल बच गई, यह सिर्फ अनन्या शर्मा का अंदाजा था। आज सुबह उसने मनेर को आर्यन से मिलने के लिए शांतिवन मंदिर भेजा था। उसे हैरानी हुई कि मनेर इतनी होशियार थी कि उसे वहां लड़ाई के सबूत मिले। उसने यह भी सुना कि कल रात भवन की बिना किसी वजह के हिंसक मौत हो गई और शर्मा परिवार के विंगरों में काम करने वाली नौकरानी को चुपके से कहीं और भेज दिया गया। अनन्या शर्मा को नहीं पता था कि हत्यारों को किसने भेजा था और न ही उसे पता था कि लिवलियू जिंदा है या नहीं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि कल रात शांतिवन मंदिर पर हमला हुआ था। शांतिवन मंदिर के सैनिक रुद्राक्ष कपूर के कमांड में थे, इसलिए उन्हें सच पता होगा। बस करो, कमला देवी अनन्या शर्मा की शांत आवाज सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाईं। ईशानी, सच बताओ, तुमने उस आंगन में क्या सुना? तुमने क्या देखा? ईशानी ने उनकी बातें बहुत अच्छे से सुनी। वह जानती थी कि कमला देवी अकेले में क्या करती हैं, भले ही उसने उनकी ज्यादा समय तक सेवा न की हो। एक बार जब लोग उनके लिए काम नहीं कर पाते थे, तो वह उन्हें ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रखती थी। मेरी बहन ने उनके लिए इतनी बार आग और पानी से गुजरी, लेकिन आखिर में उसे कचरे की तरह फेंक दिया गया।
अगर मैं इस बार उसकी मदद करती हूँ तो तीसरी मिस मुसीबत में पड़ जाएंगी और जासूस के तौर पर मेरी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। शायद मेरा भी वही हाल होगा जो मेरी बहन का हुआ। लेकिन अगर मैं मैडम के खिलाफ जाती हूँ। ईशानी ने गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला लिया हो। अचानक वह झुककर प्रणाम करने लगी और बोली, मालिक, मैडम, मैंने तीसरी मिस के दरबार में सिर्फ 2 महीने काम किया। उस दौरान तीसरी मिस ने नियमों का पालन किया और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ। रघुनाथ शर्मा थोड़े राहत महसूस कर रहे थे। शायद जब उन्होंने अनन्या शर्मा द्वारा तैयार की गई दवा की बोतल देखी तो उन्हें उस पर विश्वास हो गया था। ईशानी की बातें कमला देवी की उम्मीद से परे थी। उनकी आंखें सिकुड़ गईं, जिससे मारने का इरादा जाहिर हो रहा था। अनन्या शर्मा ने शांति से कहा, असल में यह कहना बेवकूफी होगी कि मैंने कोल्ड फूड पाउडर लिया था। मेरा महीने का भत्ता सिर्फ 2 चांदी के सिक्के हैं, जबकि थोड़ी सी कोल्ड फूड पाउडर की कीमत 1000 चांदी के सिक्के है। अगर मैं खाती पीती भी नहीं तो भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हो सकते थे। 2 चांदी के सिक्के? रघुनाथ शर्मा हैरान थे। उन्होंने हमेशा घर के मामले कमला देवी पर छोड़ दिए थे क्योंकि उनका मानना था कि आदमी को बड़ी सोच रखनी चाहिए। उनके परिवार में एक फर्स्ट क्लास नौकरानी की महीने की सैलरी 2 चांदी के सिक्कों से ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए यह समझना आसान था कि जब उन्होंने सुना कि अनन्या शर्मा को हर महीने सिर्फ 2 सिक्के मिलते हैं तो वह काफी हैरान थे। आखिरकार वह उपपत्नी की बेटी होने के बावजूद भी उनकी अपनी बच्ची थी। वह सिर्फ 2 चांदी के सिक्कों से क्या कर सकती है? कुछ सिलाई कढ़ाई, रूमाल, अचार और स्टेशनरी में ही उसके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। रघुनाथ शर्मा बड़बड़ाए। किसी को नहीं पता था कि वह किससे बात कर रहे थे। आपको कोई अंदाजा नहीं है, पिताजी। उन छोटी मोटी चीजों पर पैसे खर्च नहीं किए जा सकते। मुझे सबसे पहले अपने यहाँ के सभी लोगों का पेट भरने के लिए खाना खरीदना पड़ता है और बचे हुए पैसे सोनू शर्मा के लिए कुछ पुरानी किताबों पर खर्च किए जा सकते हैं। कागज और लिखने के ब्रश हमारे लिए लग्जरी है। सोनू शर्मा आमतौर पर रेत पर लिखना सीखता है, फिर भी उसने कभी इसकी शिकायत नहीं की। उसे इतनी मेहनत करते देखकर मुझे अच्छा लगता है। पैसे भले ही कम हों, लेकिन भावना गहरी है। अनन्या शर्मा ने कमला देवी के गलत कामों और पाखंड की तरफ इशारा नहीं किया, लेकिन ये दिखने में पूरी हुई बातों ने कमला देवी का असली चेहरा बहुत अच्छे से दिखा दिया था। बकवास। कमला देवी ने अजीब सा चेहरा बनाया। सभी खर्चों का हिसाब किताब रखा गया था। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि सोनू शर्मा घमंडी और मनमानी करने वाला है। कल कई लोगों ने उसे अपने कपड़ों के बारे में शिकायत करते देखा था। मुझे डर है कि यह तुम्हारी फिजूल खर्ची है जिसकी वजह से तुम तंगहाल हो। मैं सालों से हमारे परिवार के घरेलू मामलों की इंचार्ज हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बातों पर उंगली उठाने की? कमला देवी जितनी ज्यादा घमंडी दिख रही थी, उतनी ही ज्यादा घबराई हुई थी। जहां तक हिसाब किताब की बात है, शायद उन्हें खुद भी याद नहीं था कि उन्होंने कितनी बार हिसाब किताब में हेरफेर किया था। स्टडी के बाहर बूढ़ा नौकर जो आरव को रास्ता दिखा रहा था, वह आगे बढ़कर कुछ कहने ही वाला था, तभी कमरे से एक जोरदार आवाज आई। रघुनाथ शर्मा गुस्से में थे। उनके हाथ की हथेली में हो रहे तेज दर्द से भी उनका ध्यान गुस्से से हट नहीं रहा था। उन्हें गुस्सा इस बात पर नहीं था कि उसने अनन्या शर्मा के साथ गबन और दुर्व्यवहार किया, बल्कि उसके घमंड और अकड़ पर था। ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को इस परिवार का मालिक मान लिया है और उसकी पीठ पीछे सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है। अब उसे यह बताना ही था कि असली मालिक कौन है। मालिक, मालिक। कमला देवी की आंखों से कुछ आंसू गिरे, जो बादलों की कढ़ाई वाली अपनी हल्के बैंगनी रेशमी ड्रेस पर गिरे।
जिससे एक भद्दा निशान बन गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? सालों से मैंने तुम्हें परिवार के मामलों की जिम्मेदारी संभालने दी है, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में हमारा परिवार और भी ज्यादा गड़बड़ हो गया और माहौल खराब हो गया। अब तो महाराज को भी पता है कि मेरा परिवार खुशहाल नहीं है। आखिरकार रघुनाथ शर्मा ने एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह अपना गुस्सा निकाला। शाही फरमान लिखे जाने के बाद उन्हें इनाम मिलना था, लेकिन इस वजह से सम्राट ने आखिर में अपना मन बदल लिया। कमला देवी उससे डर गई। मालिक, यह सब अनन्या शर्मा की साजिश है, क्या आपको नहीं दिख रहा? उसी लड़की ने मुझे इस जाल में फंसाया। वह वही थी, उसने विनती की। रघुनाथ शर्मा के माथे पर खून का रंग चढ़ गया और वह और ज्यादा हैरान हो गए। मुझे तो बस तुम दिखी। तुमने ही मेरे सामने अनन्या शर्मा के बारे में बताया था कि उसने कोल्ड फूड पाउडर लिया है। जब कोई सबूत नहीं मिला, तब भी तुमने ही शांति भंग करने के लिए उस पर आरोप लगाए। यह सब तुमने ही शुरू किया था, बदतमीज औरत। याद रखना, कमला देवी, तुम शाही शहर में शर्मा परिवार में हो, हांगजो में अपने घर में नहीं। यह कहते हुए रघुनाथ शर्मा और ज्यादा गुस्सा हो गए। अचानक उनके दिमाग की पतली तार जो उन्हें समझदार बनाए हुए थी, भावनाओं के उमड़ने से तनाव के कारण टूट गई। उन्हें चक्कर आया और वह बेहोश होकर सीधे जमीन पर गिर पड़े। पिताजी, पिताजी! अरिन, प्लीज मेरे पिताजी को देखो। सिक्योरिटी, पिताजी को घर के अंदर ले जाओ। अनन्या शर्मा रघुनाथ शर्मा के बगल में घुटनों के बल बैठ गई, जिनका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, और फिर उसने कमला देवी को घूरा। माँ, क्या आप पिताजी के गुस्से से बेहोश होने से पहले चुप नहीं रह सकती थीं? दो फुर्तीले नौकरों ने रघुनाथ शर्मा को अपने हाथों से उठाकर घर के अंदर ले गए। कमला देवी हैरानी से उबर चुकी थी और उनके पीछे कमरे में गई। शुक्र है, जो बूढ़ा डॉक्टर कमला देवी के साथ आंगन में तलाशी ले रहा था, वह शाही शहर का एक जानामाना डॉक्टर भी था। नौकरानियां गर्म पानी लेकर अंदर बाहर आ जा रही थी, जिससे कमला देवी और ज्यादा परेशान हो गई। जब भी वह कमरे में जाकर अपने पति की खुद देखभाल करने की कोशिश करती, तो अरिन उन्हें कई बार रोकती। मैडम साहब थकान और चिड़चिड़ाहट से बेहोश हो गए हैं। मेरा सुझाव है कि आप अभी उनसे दूर रहें। इसके अलावा अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं, वे आपके कपड़े गंदे कर सकते हैं। तो अब सभी उतार चढ़ाव और खुलासों के बाद शर्मा परिवार में असली ताकत किसके पास होगी और आगे क्या होगा? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में।